गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा आपको पता है कि जैक बोर्ड में क्लास 11 का एग्जाम 25 फरवरी को होने वाला है। आपको ये बात पता है कि 25 फरवरी को 11th क्लास का 25 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। तो अभी हम आपको चाहेंगे कि इसमें से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ला करके आपको हम प्रैक्टिस करवाएं, इससे ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो देख सकते हैं आप, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है जो आपके एग्जाम में उम्मीद है कि आएगा ही आएगा। और इसमें हम लोग 80 क्वेश्चन यानी कि 80 क्वेश्चन हम लोग इसमें प्रोवाइड किए हैं, ताकि आपका जो एग्जाम होगा 40 मार्क्स का होगा, 40 में 40 आप ला सके, एक अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखिएगा, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग को पता है कि जिस तरह से 11th क्लास का क्वेश्चन देता है, आप समझ सकते हैं झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में इसमें देखिएगा टोटल क्वेश्चन होता है 40 क्वेश्चन होता है, और 40 में आपको 40 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। फर्स्ट में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है वो है पैसेज, या इसी को बोला जाता है कॉम्प्रिहेंशन। तो हम लोग पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे। The concept of renewable energy has gained significant attention in the recent year। यहाँ पे रिन्यूएबल एक ऐसा एनर्जी की बात किया जा रहा है जो दुनिया में कभी खत्म होने वाला नहीं है, उसको दोबारा से बनाया जा सकता है। अगर पेट्रोल का यूज करते हैं तो एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा एनर्जी की बात कर रहा है जो कभी दुनिया में खत्म होने वाला नहीं है। तो एज अ वे टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल का मतलब होता है ज्वलनशील, और फ्यूल माने ईंधन, एक ऐसा चीज जो जलने के बाद उष्मा देता है, जैसे कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, ये सब। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स है एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, तो इस सब को देखते हुए क्या बनाया गया है, सोलर। जैसे में देखिएगा, आपको पता होगा कि सोलर जो सौर ऊर्जा होता है वो जीवन में कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा। इसके बाद है विंड जो हवा, जो आप देखते होंगे कि बड़ा बड़ा रेगिस्तान वगैरह में बड़ा बड़ा ब्लेड लगाया जाता है, उसमें जनरेटर लगाया जाता है, और जब वो घूमता है हवा से तो उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये सब जितना है रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल है। आगे कह रहा है कि दीज सोर्सेस, ये जो स्रोत है, आर कंसीडर रिन्यूएबल बिकॉज दे कैन रिप्लेनिश नेचुरली। इसको देखिएगा, कोई मानव नहीं बनाया है, नेचुरल है। अगर हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश है, नेचुरल है, हम लोग को मिलता ही मिलता है। और अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़ा सा टरबाइन लगाया हुआ रहता है, उसमें जनरेटर लगाया हुआ रहता है, उसमें जब ब्लेड घूमता है ना तो उससे नीचे एनर्जी हम लोग को मिलता है। तो उसमें कोई खर्चा भी नहीं है, घूमेगा, हवा चलेगा तो एनर्जी मिलेगा ही मिलेगा। अनलाइक fossil fuels which take million of years to form and are finite। ये देखिए फिनाइट है, एक लिमिट में है। और अभी जो बात की है सोलर वगैरह का, तो ये सब क्या है, ये अनलिमिट है, एकदम इनफाइनाइट है। तो ये सब फॉसिल फ्यूल फिनाइट है। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। दूसरा सबसे बात है, अगर मान लीजिए कि हम कोयला जला रहे हैं तो उससे धुआं निकलता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन जो ये सब है रिन्यूएबल एनर्जी, इससे थोड़ा सा भी पॉल्यूशन नहीं होता है। अब सौर ऊर्जा है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डोंट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। अब देखिएगा कि इसमें ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नहीं होता है, विच कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव क्लाइमेट चेंज, जो कि क्लाइमेट चेंजिंग के लिए पॉजिटिवली एक अच्छा बताता है, इससे कोई नुकसान वगैरह नहीं होता है। They also don't produce harmful air pollutants। इससे कोई एयर पोल्यूटेंट्स जैसा भी मटेरियल नहीं है, like sulfur dioxide and nitrogen oxide। Another advantage of renewable energy is that it can provide reliable and a stable source of energy। एक देखिए स्टेबल है, जितना है तो है, उससे न कम न बेसी।
अब देखिए कभी कभी होता यही है कि पेट्रोल की मात्रा अगर कहीं कम निकलने लगे तो उसमें देखिएगा कि आपको पेट्रोल कम मिलने लगेगा, तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो देख सकते हैं कह रहा है फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स कैन ऑपरेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरेक्शन एंड सोलर पैनल कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इवन ऑन क्लाउडी डे। कह रहा है कि चाहे मौसम कैसा भी है, सोलर पैनल ऐसा ऐसा आ गया है कि क्लाउडी यानी कि बादल वाला भी मौसम है तो आपको उसमें मिलेगा ही मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, कुछ दिक्कत नहीं होता है। Also, renewable energy sources are becoming more affordable as technology improves and economies of scales are achieved। इसमें अलग अलग प्रकार के अचीव है, तो अब आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो तुम यहाँ इधर आ जाओ। चलिए आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1, सोलर विंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जियोथर्मल एंड बायोमास, ये सब कौची का एग्जाम्पल है? रिन्यूएबल, फॉसिल, नॉन रिन्यूएबल या नॉन ऑफ दिस? अब देखो इसको फॉसिल बता रही है, जो सूर्य का प्रकाश है वो जलने से देता है एनर्जी, कुछ जलता है नहीं, ये सब का चीज का एग्जाम्पल है। तो रिन्यूएबल जीवन में कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्या सोलर खत्म होगा जी? वाइंड खत्म होगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल, बायोमास, ये सब कुछ खत्म होने वाला ही नहीं है। इसको हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं कि क्या है, रिन्यूएबल। फॉसिल फ्यूल्स किसको कहते हैं? जो ज्वलन के बाद जो एक फिनाइट है हो सकता है कि कभी ना कभी खत्म होगा। तो जैसे में पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सब आएगा फॉसिल में। तो नॉन रिन्यूएबल ही नहीं है या फिर नॉन ऑफ दिस भी नहीं है। अगला, व्हाट टेक मिलियन ऑफ इयर्स टू फॉर्म एंड आर फिनाइट, वो क्या चीज है जिसको बनने में लाखों साल लग जाता है, अब फिनाइट है, एक ना एक दिन खत्म होगा। तो बताइए इसमें कौन सा होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो खत्म ही नहीं ना होता है जी, तो फॉसिल फ्यूल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट। अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे का चीज हार्मफुल है, तो ऑक्सीजन तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हम लोग ले रहे हैं। नाइट्रोजन भी हार्मफुल नहीं है, 78% है। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड है या फिर सल्फर ऑक्साइड है? तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि सल्फर ऑक्साइड इसमें दिया हुआ है। व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, कह रहा है कि जो रिन्यूएबल सोलर इस उससे क्या फायदा है? पहला ऑप्शन दैट इट लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज होता है इससे। इट लीड्स टू डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज है, या फिर इट इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, या नन ऑफ दिस है। अच्छा वो बताइए जब हम लोग यूज करते हैं रिन्यूएबल, उससे इन्वायरमेंट को कोई दिक्कत होता है? तो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंड है या फिर इनेमी है? फ्रेंड है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसका हो जाएगा। समझ में आया? काहे है, काहे कि उससे किसी को कोई नुकसान नहीं। विच वर्ड मीन्स जनरेट, जनरेट मैंने कहा होता है उत्पन्न करना, कौन सी करना? जनरेटर के नाम सुने हैं? तो जनरेट मैंने उत्पन्न करना, जनरेटर है उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसी जनरेट मैंने कहा होता है रिक्रिएट, दोबारा बनाना होता है। जनरेट का मतलब तो उत्पन्न करना ना, दोबारा कहा बनल कहा है कि दोबारा हम बनाएंगे, ये तो गलती हुआ। प्रोड्यूस निर्माण करना एक है, जनरेट मैंने भी कुछ होता है उत्पन्न करना, और प्रोड्यूस मैंने भी निर्माण करना, तो निर्माण करना उत्पन्न करना तो एक ना है, तो ये आपका कुछ हो जाएगा प्रोड्यूस। एब्रिविएशन आर फ्रीली, अब यहां से देखिए नोटिस वाला मैटर आ गया। एब्रिविएशन मैंने समझते हैं, ये सब कॉमा वगैरह ये सब लगाते हैं ना, तो आर फ्रीली यूज, किसमें यूज किया जाता है? नोटिस राइटिंग। नोटिस जब आप लोग पढ़िएगा तो में एब्रिविएशन की जरूरत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि खुद छोटा होता है नोटिस, इसलिए उसमें जरूरत नहीं होता। लेटर में भी नहीं जरूरत होता, आर्टिकल में भी, लेकिन नोट में कि जब आप नोट बनाइएगा ना तो उसमें एब्रिविएशन का जरूरत पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा। बात समझ में आया? तो नोट्स मेकिंग में हो गया। द समरी ऑफ अ पैसेज कंटेन, पैसेज अगर कोई पढ़े आप, उसमें जो समरी होता है उसमें क्या होना चाहिए? मेन आइडिया होना चाहिए, वर्ड मीनिंग, या फिर ग्लोसरी होना चाहिए, या फॉर्मेट होना चाहिए, कोई भी चीज का समरी। उसका समरी मैंने कहा उसका मुख्य कहानी ना हम बताएंगे जी, तो इस वर्ड मीनिंग से उसको कोई मतलब है? फॉर्मेट से मतलब है नहीं, मेन जो आइडिया होता है वो, तो इसमें हो जाएगा मेन आइडिया। हाउ वुड यू एड्रेस अ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में शुरू में हम लोग क्या लिखते हैं? रिवर, सर या मैडम, माय डियर, डियर तो नहीं ना लिखेंगे, काहे कि डियर लिखेंगे इसका मतलब दोस्त यार है, माय डियर फ्रेंड, ऐसे तो दोस्त नहीं है, फॉर्मल लेटर है, तो डियर सर या मैडम, डियर सर या हेलो भी नहीं यूज करेंगे। तो लेटर टू द एडिटर, रिटेन फॉर,
अब लेटर टू द एडिटर लिखाता है तो दिमाग में एकदम घुसा लीजिए, ये कौचिला लिखाता है, कहाँ दिया था, वो जब भी जाएगा तो पेपरे में जाएगा। कहाँ जाएगा? अगर पेपर में जाना है तब भी कौची होगा, लेटर टू द एडिटर। अगला है व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग अगर आप लिख रहे हैं तो में का नहीं होना चाहिए, यहाँ देखो नोट बी इंक्लूडेड माने नहीं होना चाहिए। तो पर्सनल कमेंट्स नहीं होना चाहिए, डाटा कलेक्टेड या फिर इंफॉर्मेशन बाय विटनेस या नन। अच्छा बताइए कहीं अगर रिपोर्ट राइटिंग है, ऐसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि सोनी बताइए अभी कैसे घटना हुआ, तू कहेगी नहीं कि हाँ सर वो कार वाला आया, तो किसी से पूछ सकते हैं ना। तो इसमें देखिएगा पर्सनल कमेंट्स बता सकते हैं कि हाँ यहाँ दिक्कत था यही चलते ही घटना घटा, बता सकते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें कि उसमें हम अपना खाली पर्सनल, अब हम पूछे कैसे घटना हो तो तुम रोडवे के बारे में बताएगी, गाड़िए के बारे में ना, कुछ अपना बारे में तो पर्सनल नहीं बताएगी। तो पर्सनल कमेंट्स उसमें आप नहीं दे सकते। उसमें डाटा कलेक्शन होगा कि हाँ पूरा चारों तरफ से डाटा मिल रहा है, इंफॉर्मेशन किसी से पूछ सकते हैं, लेकिन कोई आप पर्सनल कमेंट्स नहीं दे सकते। इसमें क्या होगा पर्सनल। अगला नरेशन इन रिपोर्टिंग राइटिंग इज डन। नरेशन जो होता है रिपोर्टिंग में इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है, तो उसमें देखिएगा इन रिपोर्ट राइटिंग इज डन प्रेजेंट में, फ्यूचर में या फिर इमीडिएट पास्ट में। तो देखिएगा ये पास्ट में होता है। अगला फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल शुड कंटेन। फर्स्ट पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ लिख रहा है तो सबसे पहले कौन सी लिखाता है उसका पैराग्राफ, नोटिस नहीं, पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कंसिक्वेंस या फिर, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है ना होगा। अब हम पूछेंगे तब जी कौन सी नाम है, तो पापा के नाम से ना कोई शुरू करेगा, सबसे पहले तो आपने ना नाम लिखेगा जी। तो वही चीज है। कंक्लूजन ऑफ एन आर्टिकल कंटेन, कंक्लूजन जो लास्ट में लिखाता है उसमें कौन सी लिखेंगे, सजेशन, रेमेडियल मेजर्स, ऑर्डर या फिर दोनों। पहला बात कि देखिए लास्ट में बताते हैं कि हमको ये दिक्कत है, आप इसको जल्दी, रिमेडिएट मेजर्स मतलब कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कैसे उसको सॉल्यूशन दिया जा सकता है, हम लोग बताते हैं ना। जैसे मान लो कि बार बार कहीं दुर्घटना घट रहा है, तो वैसा सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा होना चाहिए जिससे दुर्घटना को कम किया जा सकता है। तो यही है सजेशन और रिमेडियल मेजर्स, तो ये दोनों है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। चलिए आप लोग इसमें बताइए कि करेक्ट सेंटेंस। हाँ तो लता कुमारी अब खड़ा हो जाएगी, खड़ा हो। यस सर नहीं, इस 4 गो सेंटेंस है एबीसीडी। एन आइलैंड इज इन श्रीलंका द इंडियन ओशियन, इस चारों में से कौन सही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अगर हम बात करें तो एन आइलैंड इज इन श्रीलंका द इंडियन ओशियन सेंटेंस में सही नहीं है। बात समझ में आया। अब इन द इंडियन ओशियन इज श्रीलंका ए भी सही नहीं है, इसमें बी और डी सही हो सकता है। तो देखिएगा श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशियन या फिर श्रीलंका इज द आइलैंड, मतलब दो को खाली थोड़ा सा प्रॉब्लम, एन आइलैंड सही है कि द आइलैंड सही है। नहीं, आइलैंड के अगर नाम रहता, आइलैंड के अगर तब द लगता। बच्चिया समझ में आया। आइलैंड है, किसको आइलैंड बोलते हैं पता है, क्या चीज, द्वीप होता है उसका। हम पर्सनल एगो आइलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लड़की बोलेंगे तो तुम ही नहीं ना आएगी, खाली सब लड़की ना आएगी। तो उसी तरह आइलैंड है तो आइलैंड से पहले द नहीं लगेगा, ए या एन, तो इसीलिए यही गलती कर दिया। अब आइलैंड में केकरो अगर नाम है ना तब वहां द लगेगा। जैसे में माउंट एवरेस्ट से पहले द लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। क्यों, क्योंकि वो एगो पर्सनल है, और जो पूरा जो पहाड़े है ओकरा कौन कहते हैं, हिमालय, कौन कहते हैं, तो हिमालय से पहले द नहीं लगता है। बतिया समझना है। आर्टिकल का यूज है जी, इसमें आपको ध्यान देना है कि आइलैंड से पहले एन नहीं लगेगा, बढ़िया, सॉरी द नहीं लगेगा। अब करेक्ट सेंटेंस, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। एकरा में देखिएगा ये पहला है, ये देखिए ग्रेटेस्ट कौन डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले कौन सी लगता है, द, एकदम सही है। तो शेक्सपियर जो है बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट है इन द वर्ल्ड, आप लोग इसको ग्रेजुएशन में पढ़िएगा। तो ए आपका होगा। हाँ कंपैरेटिव में कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है, वो फिक्स है। मोर, तो मोर मोस्ट कंपैरेटिव है ना है। अब जैसे सब के साथ मोर नहीं ना लगा सकते हैं, जैसे में तुम मुझसे लंबी है तो तुम मुझसे लंबी, देन सब के साथ है, कंपैरेटिव डिग्री में सब के साथ। कहीं सिचुएशन है जो 3-4 को में टू लगता है, तो बताया जाएगा। आगे ब्रेड एंड बटर, आप लोग देखिए डिटरमाइनर का चीज है।
अगर ब्रेड एंड बटर है तो इसमें समझिएगा सिंगुलर वर्ब लगेगा, इजे में से इज लगेगा, ठीक है। तो ये मत समझ लेना राम एंड श्याम रहता तार लग जाता, लेकिन ब्रेड एंड बटर ही एक ही चीज को बताता है कि ब्रेड और बटर मतलब जीवनी होता है। आगे जैसे मैं चीनी नहीं जीवनी की, हमारा जीवन ब्रेड बटर पर इसी पे स्थित है। तो देखिएगा इसमें देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आप लोग को आना चाहिए। इफ आई फेल सॉरी आई फेल व्हेन आई डैश द रोड, जब हम रोड क्रॉस कर रहे थे, जब हम रोड क्रॉस तो हम गिर गए, जब हम रोड क्रॉस कर रहे थे, पास है ना, फॉल का भी टू ना, तो इसीलिए कर रहे थे, तो बताइएगा आई क्रॉस्ड होगा कि इज क्रॉसिंग की वाज क्रॉसिंग, तो व्हेन आई वाज क्रॉसिंग, क्योंकि जब मैं रोड क्रॉस किया तो गिर गया, ऐसा नहीं, जब हम रोड क्रॉस कर रहे थे तब गिर गए, नहीं समझे। तो व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड आई फेल। अब यहाँ देखो यू डैश लिव नाउ इफ यू विश, यदि आपका इच्छा है तो आप जा सकते हैं, हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं, हम कह रहे सोनी ठीक है तो मन है तो जा सकती है, ना मन है तो बैठो, ये तुम पे ना डिपेंड है। तो ऐसा सिचुएशन में मे लगता है, कुछ लगता है, तो यू में लिव नाउ, अब आप जा सकते हैं यदि आपका मन है, और ना मन है तो बैठिए वाला स्थिति, तो यही चीज है। अब आगे देखिए, तो परमिशन में लगता है, ब्लेस या कर्स में लगता है, पॉसिबिलिटी में भी में लगता है, तो यह पॉसिबिलिटी जैसा भावना है, यदि मन है तो जाइए और नहीं तो बैठिए, ऐसा सिचुएशन। अब देखिए अब यहाँ है डैश यू स्विम, अगर यहाँ आई हो जाए तब कैन लगेगा कि मे लगेगा, मे लगता, लेकिन क्या तुम तैर सकते हो, हम बात कर रहे हैं, अब हम क्या तुम मुझे मार सकती हो, तो कैन यू बीट मी कि मे यू बीट मी, तो कैन, अगर हम यहाँ आई कर दे कि क्या मैं आपको पीट सकता हूं, तो कैन आई बीट यू कि मे आई बीट यू, तब यहाँ मे, अगर इसको पास्ट अगर बनाना रहता तो उधर आप कुछ रामायण दे देता, ठीक है। आगे कर रहा है बिग गर्ल्स रिफर टू, इसमें देखिए क्वेश्चन बिग गर्ल्स है, आप लोग क्वेश्चन 11th क्लास के बुक में पढ़े होंगे कि बिग गर्ल्स है वो किसको बताता है, तो पोएट के जो है माँ है उनको बताता है। लेबर नाम टॉप जो चैप्टर था उसमें कौन महीना का, सितंबर, आप लोग को याद होगा। अब अगला पर्सनिफाइड इन द वॉइस ऑफ द रेन, एक पोएम है, तो इसमें देखिए कि द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें क्या चीज के बारे में बात करता है, अर्थ स्काई म्यूजिक की रेन, तो जब चैप्टर से पता चल रहा है कौन सी के बारे में बात करेगा, रेन के बारे में बात करेगा। लॉस्ट चाइल्डहुड फाउंड इन, लॉस्ट चाइल्डहुड है ना, वो किसमें हम लोग देख सकते हैं, किसमें खोजा जा सकता है, तो एल्बम देख करके हम लोग का अपना बचपन याद आ जाएगा, या फिर उसमें हम लोग को मिल जाएगा रिमोट प्लेस या फेस ऑफ अ चाइल्ड या हीवन। तो देखिए जब आप एक छोटा बच्चा को देखते हैं, किसको देखते हैं, तो उसका कारनामा देख के याद आता है कि हम लोग भी ऐसा थे, हम लोग भी ऐसा, बात समझ में आ रहा है। अगर कोई लड़का टायर चलो हम मिल जाता है तो हमको याद आता है कि हम दो टायर में टायर डाल के ऐसे ही चलाते थे, पूरा गांव के राउंड मारते थे 2-3 राउंड, पूरा मजा आ जाता था। तो इस प्रकार से है स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर। अब देखिएगा एक बाप को और एक बेटा है, तो उन लोग के बात को कभी मैच नहीं करेगा, ये बात कभी महसूस किया है आप, एकदम मैच नहीं करेगा, लगेगा कि आपको कुछ बुझा ही नहीं रहा, बेटवा कैसा लगेगा। अब जैसे वो भी बाप बन जाएगा ना तो उसको लगेगा कि ना पापा एकदम ठीक है कहते थे। तो स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर किसके बारे में, फादर एंड सन। ग्रैंड मदर अकोम्पनीड बिकॉज दादी माँ वाला कहानी पढ़े हैं, जो मंदिर जाती थी और साथ में स्कूल था उसके बगल में, तो पोती को छोड़ने जाती थी, तो देखिएगा साथ में जाते थे, क्यों, क्योंकि स्कूल अटैच टू द टेम्पल, ये जो स्कूल था ना टेम्पल वे पास था, तो जाते पोतियों के छोड़ देते थे और अपने कहाँ चल जाते थे, टेम्पल में। एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन कैसा होना चाहिए, आइडिया बेस्ड, एग्रीकल्चर, रिलीजन बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड। दादी माँ के अनुसार, किसके अनुसार, दादी माँ के अनुसार जो एजुकेशन है ना वो रिलीजन बेस्ड होना चाहिए, किसके बेस्ड, धार्मिक, धर्म से, समझ में, मतलब खूब पढ़ा लिखा है, हाफ पैंट पहन के लड़की घूम रही है, उसको पता नहीं है कि कपड़ा पहना जाता है बॉडी को ढकने के लिए, तो ये सब चीज है। अब देखिएगा ईयर्स स्पेंट हॉर्निंग स्किल, अब कितना साल तक बितेले था, तो इसमें था 16 साल। ईयर्स स्पेंट हॉर्निंग स्किल एक चैप्टर है 11th क्लास में स्किल्स में, तो वही है। अगला हु ज्वाइन गॉर्डन कुक, गॉर्डन कुक के साथ के ज्वाइन किया था,
तो लैरी विजिल भी आई थी और हर्ब सिगलर भी आया था। तो दोनों ऑप्शन यानी कि डी। टॉम डिस्कवर बाय, टॉम का खोज कौन किया था? तो याद रखिएगा इसमें है हावर्ड कार्टर। टॉम का खोज हावर्ड कार्टर। इजिप्शियन किंग को जब दफनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिएगा इसमें ना ग्रेवयार्ड ना सेमेट्री, बल्कि इसको हम लोग बोलते हैं वैली ऑफ किंग्स। गेटोंडे वाज प्रोफेसर ऑफ, कौची के गेटोंडे जो था व्यक्ति वो का के प्रोफेसर था? इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स? तो ये था हिस्ट्री के। कौची के था? याद रखना। ऑथर वेंट टू कंप्लीट कोरा एट, कोरा कहाँ कंप्लीट हुआ था? ये माउंट कैलाश। कहाँ कंप्लीट हुआ था? माउंट कैलाश। याद रखिएगा। लैमो गेव कौची देता है? तो देखिएगा वो एक प्रकार का स्पेशल कोट देता है जो भेड़ के मार करके और भेड़ के खाल से बनाता है। तो भेड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिप। गोट है, काव है, टाइगर है, तो कौची होगा? सिप। ऑथर विजिटेड मिस्टर डॉर्लिंग्स हाउस। अब बताइए कितना बार ऑथर आकर के विजिट किए थे? 2 बार। तो वंस होगा कि ट्वाइस की थ्राइस की नेवर? तो ट्वाइस आपका ऑप्शन सही होगा। अ स्टोरी ऑफ टू डैश, दुगो कौची था? एसेरियन, आर्मेनियन, अफ्रीकन या अमेरिकन? तो देखिएगा इसमें आर्मेनियन था। दुगो कहानी से है। अ स्टोरी ऑफ टू आर्मेनियन बॉयज। इसमें नहीं ना देगा, वो आप पढ़े हैं ना कहानी। तो दुगो आर्मेनियन बॉय का कहानी था। अगला देखिए ट्रू ऑनर ऑफ हॉर्स, घोड़वा के असली मालिक क्या था? मोरान आराम अंकल जॉन बाइरो। तो इसमें है जॉन बाइरो। घोड़ा का असली मालिक कौन था? जॉन बाइरो। याद कीजिए। फॉर्चून टेलर, ये जो फॉर्चून टेलर है वो किसके बारे में? मिसेज फिजरलैंड, जॉर्ज, डोरिस क्राइल। ये है फॉर्चून टेलर, जैसे भाग्य वाला कहानी जो लिखा गया था, जो बताया गया था। तो मिसेज फिजरलैंड याद रहेगा ना। एंड्रयू मैसन वाज, एंड्रयू मैसन कौन थे? टीचर, लॉयर, डॉक्टर, मैसन। तो ये आपको याद होगा एंड्रयू मैसन का कहानी, जिसमें एंड्रयू मैसन का थे तो एक शिक्षक थे। कौन थे? सॉरी डॉक्टर थे, डॉक्टर, टीचर नहीं, डॉक्टर थे ना। एंड्रयू मैसन कौन थे? डॉक्टर। किंग लोस्ट क्राउन बिकॉज, राजा जो था अपना क्राउन खो दिया किसके वजह से? क्रूप की वजह से, टू लो, टू हाई या नन? टू नहीं, टू लो की वजह से अपना क्राउन खो दिया। क्राउन माने ताज, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनली क्वेश्चन था। अब बताइए फाइनली हैंग कौन लटका था? फूल, किंग, आर्किटेक्ट, मिनिस्टर? तो राजा ही लटकल था, राजा की कहानी खत्म हो गया। तो ये आपका 40 क्वेश्चन का। इसी तरह से 40 क्वेश्चन और है। यहाँ देखिए फिर से पैसे शुरू होता है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, जो आप एग्जाम से पहले एक बार देख लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल, थैंक यू।